गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर में लेके आए हैं, इस टॉपिक में क्लास 10th की केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड क्षार। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। चलिए, हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक, चलिए इसमें एसिड में सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम्ल। अम्ल में क्या होता है? अम्ल लैटिक शब्द एसिडस या खट्टा से अंग्रेजी शब्द एसिड बना है। किससे? एसिडस से। के शब्द खट्टा से क्या बना है? अंग्रेजी शब्द से एसिड बना है। इस लैटिन का शब्द है, इसका क्या नाम है? एसिडस। चलिए, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। आगे, अम्ल क्या होता है? अम्ल यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला, यह सिरके के एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल, संतरा में स्कार्बिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में फार्मिक या मेथनोइक अम्ल एवं जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन अम्ल पाया जाता है। ये हमारे लिए एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में स्कार्बिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चींटी में मधुमक्खी में डंक में फार्मिक अम्ल और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जल में विलेय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यदि अम्ल की मात्रा अधिक होती है, यदि जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो तनु अम्ल कहा जाता है। अर्थात जल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी, अम्ल जल की मात्रा से अधिक होता है तो उसको तनु अम्ल। यदि जल की तुलना में अम्ल की मात्रा अधिक है तो सांद्र अम्ल। अर्थात कहने का मतलब पानी ज़्यादा होगा तो तनु अम्ल, पानी कम होगा तो सांद्र अम्ल। पानी या जल H2O, H2O की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी तो तनु, H2O की मात्रा कम होगी तो सांद्र। चलिए आगे चलते हैं अम्ल का उपयोग में। अम्ल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पहला, अम्ल का उपयोग H2SO4, HCl, HNO3 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। अर्थात ये क्या होते हैं? हमारे खनिज अम्ल होते हैं। खनिज मतलब खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं खनिज पदार्थों में, जैसे जो ज़मीन से हम मिट्टी से हम निकालते हैं। ठीक है। इसके बाद जबकि पौधों और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अर्थात पौधों में, जंतुओं में जो प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल। क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल। जैसे सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सभी क्या होते हैं? हमारे कार्बनिक अम्ल कहे जाते हैं। इसके अलावा खनिज अम्ल विभिन्न उद्योगों, धंधों जैसे औषधि, पेय तथा उर्वरक आदि के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। खनिज अम्ल विभिन्न उद्योग, धंधों जैसे औषधि, पेय तथा उर्वरक आदि में भी प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अनेक उद्योगों में बॉयलर को साफ करने में, सिंक तथा सैनिटरी में साफ करने के लिए भी इसका प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा होता है जो HCl। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? HCl। जो HCl हमारा होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है? उद्योगों में, बॉयलर को साफ करने में, सिंक तथा सैनिटरी को साफ करने में भी हमें इसका प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में, चांदी व सोने के गहने जो बनाए जाते हैं उसको साफ करने में भी हम किसका यूज करते हैं? नाइट्रिक अम्ल। एक इसमें क्या होता है? एक भाग HNO3 या नाइट्रो होता है और 3 भाग HCl होता है। इसमें 1 भाग HNO3 मिलाया जाता है और तथा
एक 3 भाग क्या होता है HCl मिलाया जाता है, इसे अम्लराज या एक्वा रेजिन बनाते हैं। इसे क्या बनाते हैं? अम्लराज या एक्वा रेजिन, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मिश्रण होता है, जो सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है। अर्थात जो अम्लराज होता है इसमें सोना भी क्या होता है हमारा विलय होता है। अगला हमारा पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार, बैटरी तथा उद्योगों में काम आते हैं। अर्थात सल्फ्यूरिक का उपयोग हम क्या कहा जाता है, कार में जो हमारी बैटरी रखी जाती है उसमें जो केमिकल डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है, वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है हमारा? H2SO4। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? अम्ल को राजा। अर्थात अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक। क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। चलिए, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर उसके देश की उद्योग धंधों तथा प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पर की जाती है। अर्थात किसी भी देश की औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किससे ध्यान से देखा जाता है? देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक, अर्थात अगर हमें उद्योग धंधों के बारे में जानकारी लेना है तो किस पे ऊपर हम लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा से हम ज्ञात कर लेते हैं कि इस देश की औद्योगिक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना है, किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से। चलिए, अगला हमारा है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों में तथा अचार आदि को संरक्षित करने में भी प्रयोग किया जाता है। किसका? सिरके में। तथा लकड़ी के फर्नीचर आदि में भी साफ करने में काम आता है। किसका? कार्बनिक अम्ल, जिसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसे कहा जाता है। चलिए, अगला पॉइंट चलते हैं। अगला हमारा है क्षार। क्षार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। क्षार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। चलिए, क्षार क्या होता है हमारा? क्षार लैटिन शब्द एल्कली पेड़ों की राख से, अंग्रेजी शब्द एल्कली लिया गया, पेड़ों की राख से एल्कली शब्द लिया गया, जिसे बेस कहते हैं। क्या? बेस, BASE। इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा या तीखा होता है। अभी हमने पढ़ा कि अम्ल का स्वाद क्या होता था? खट्टा होता था। अभी तक हमने पढ़ा अम्ल का स्वाद क्या था? खट्टा था। लेकिन इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा या तीखा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी हमने अम्ल में पढ़ा क्या होता था? वो नीले लिटमस को लाल कर देता था, लेकिन क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है एवं छूने पर साबुन जैसा चिकने लगता है। अर्थात साबुन जैसा चिकना लगता है। अर्थात साबुन में जैसे चिकनापन पाया जाता है, उसी तरह क्षार में भी चिकनापन पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, यह अम्लों से क्रिया करके उदासीन कर देता है। अर्थात यह अम्ल के क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक, एवं लवण बनाते हैं, एवं लवण प्लस जल बनाता है। अर्थात लवण बनाएगा, उसके बाद जल बनाएगा। अर्थात क्या होगा? अम्ल प्लस क्षार की क्रिया होगी तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा? लवण और प्लस H2O। ये हमें क्या मिलेगा? क्रिया करने के बाद मिलेगा। चलिए, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, अगला चलते हैं। 5वां पॉइंट हमारा, यह स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दिखाई देता है। अर्थात जो क्षार होते हैं इनका स्पर्श कैसा होता है? साबुन जैसा होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? KOH। अगला हमारा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NH3। अमोनियम का क्या सूत्र होता है? NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार जो होते हैं अम्ल को उदासीन करने तथा संदर्भ रखते हैं तथा जल में विलय होते हैं। क्षार भी क्या होते हैं हमारे?
जल में विलय होते हैं। अम्ल भी जल में विलय होता है और क्षार भी जल में विलय होता है। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट, यदि क्षार में जल की मात्रा अधिक होती है, यदि क्षार में जल की मात्रा अधिक होती है तो तनु क्षार कहलाता है। यदि जल की तुलना में क्षार की मात्रा अधिक होती है तो उसको सांद्र कहा, अर्थात क्षार में जल की मात्रा अधिक होगी, जैसे अभी अपोजिट हमने बताया था कि अम्ल में जल की मात्रा अधिक होगी तो तनु और जल की मात्रा कम होगी तो सांद्र। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जल में क्षार की मात्रा अगर अधिक होगा तो क्या होगा, सांद्र, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर भी वही चीज़, जल की मात्रा अधिक होगी तो तनु क्षार और जल की मात्रा कम होगी तो सांद्र क्षार कहा जाएगा। अगला चलते हैं अम्ल के उपयोग में, क्षार के उपयोग में। क्षार का क्या होता है, विभिन्न उपयोग क्या किया जाता है। क्षारों का उपयोग उद्योगों में प्रमुखता में होता है, जैसे साबुन अपमार्जक, कागज उद्योग तथा वस्त्र उद्योगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH का यूज कहाँ किया जाता है, साबुन की फैक्ट्रियों में, अपमार्जक की फैक्ट्रियों में, कागज उद्योग में तथा वस्त्र उद्योगों में किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, KOH। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता था, अर्थात मिट्टी में उर्वरता की क्षमता बढ़ाने के लिए और अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH, गलत हो गया था वहाँ पे, यानी ठीक। आगे चलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस सफ़ेदी अर्थात चूना तथा कीटनाशक का एक भी घटक, अर्थात घरों की पुताई उताई करने के लिए भी हमें इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टाइप, इसे अन्य नाम से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह एंटी एसिड के रूप में पिंड की अम्लता और पिंड की कब्ज को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पिंड में, और वो भी किसके लिए, पिंड की अम्लता को दूर करने के लिए और कब्ज की दूर बनाने का, कब्ज अर्थात नमी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हम चलते हैं क्षार, लवण। अगला हमारा पॉइंट क्या है, लवण, साल्ट। लवण क्या होता है, यह अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके उदासीन अम्लीय या क्षारी हो सकते हैं। यह अम्ल एवं क्षार से क्रिया से बनते हैं, अर्थात अम्ल प्लस क्षार से क्रिया करके हमें क्या बनता है, लवण प्राप्त होता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्लीय या क्षारीय हो भी सकता है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, प्रायः क्रिस्टल के रूप में, अर्थात इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्रिस्टल के रूप में रहता है। लवण की इकाई सूत्र को लिखने के लिए अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है जिसे क्रिस्टल जल कहते हैं, जैसे धोने का सोडा, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2, अर्थात सोडियम कार्बोनेट होगा, उसके बाद जल का 10 और H2O होगा। अगला पॉइंट है, अम्ल और क्षार की क्रिया से द्वारा लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। अगला पॉइंट हम चलते हैं, अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनता है हमारा, लवण प्लस जल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराया जाता है, हमें क्या बनता है, NaCl नमक और हाइड्रोक्साइड या OH प्राप्त होता है। अगला यह क्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होता है, अर्थात अम्ल की प्रबल है, या ऐसे कम कर सकते हैं तनु अम्ल तथा तनु क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण उदासीन होता है। क्या होता है, लवण उदासीन होता है। था अगला पॉइंट, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, अर्थात तनु अम्ल और सांद्र क्षार से क्रिया होगी तो लवण क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। अगले चलते हैं, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण क्षारीय होगा, अर्थात क्षार की मात्रा अधिक होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी, तो जो विलयन हमें प्राप्त होगा क्रिया करने पे लवण जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा क्षारीय होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 OH से कराने पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जल प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्षार के लवणों के उपयोग। लवण के उपयोग कौन कौन से हैं? दैनिक जीवन में लवण के महत्वपूर्ण उपयोग जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के रूप में फर्श बनाते हैं। लवण ही हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। धातु कर्म के लोहे में निष्कर्षण से तथा सीमेंट बनाने के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की फोटोग्राफी में, अर्थात फोटोग्राफी जो की जाती है उसमें जो उसकी सफाई की जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक में अर्थात खाद में क्या होता है हमारा? अमोनियम नाइट्रेट। तथा विस्फोट बनाने में फिटकरी तथा अमोनियम नाइट्रेट का कहाँ का प्रयोग किया? तो उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने में। अगला फिटकरी का यूज किया जाता है। फिटकरी का सूत्र सबसे हमारे जो केमिकल फार्मूला है 10th लेवल तक के लिए सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2O। यह जल के शोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अनेक लवण जैसे दैनिक जीवन में उपयोगों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल और क्षार की विभिन्न संकल्पनाएं, अर्थात एसिड एंड बेस की नई थ्योरी जो कैसे प्राप्त हुई, इनकी परिकल्पनाएं, हम कैसे इनकी घटनाओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे अम्ल क्षार की सर्वप्रथम आर्नियस संकल्पना या आर्नियस थ्योरी। कौन सबसे पहली का परिकल्पना कौन है? आर्नियस संकल्पना या आर्नियस थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? अम्ल क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम 1887 में 1887 में आर्नियस ने सबसे पहले अम्ल और क्षार की परिभाषा दिया था। इन्होंने क्या कहा था? जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रियाओं में अगर कोई भी H+ देगा तो अम्ल होगा और H- देगा तो क्या होगा? क्षार होगा। यह किसकी संकल्पना थी? आर्नियस की। चलिए उदाहरण के लिए जैसे अम्ल के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए। अम्ल के प्रमुख उदाहरण किस विधि में? आर्नियस संकल्पना विधि में। जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl की अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक, तो हमें उत्पाद में क्या मिलता है? H+Cl- क्या मिलता है? H+ और Cl-। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन पर धन आयन है और इस पर ऋण आयन है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसकी संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए और बैलेंसी को बराबर रखने के लिए ऐसा होता है। चलिए इसी तरह का प्रक्रिया और दी गई है। इसी तरह का प्रक्रिया और है जैसे HNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल की क्रिया होती है तो क्या मिलता है? H+ और NO3- मिलता है। इसी तरह अगला हमारा क्या है? H2SO4 की क्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है? H+ मिलता है, SO2- मिलता है। इसी तरह एसिटिक अम्ल CH3COOH की क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? H+ मिलता है और CH3COOH मिलता है। तो यहाँ देखिए इसी तरह कार्बनिक अम्ल H2CO3 की प्रक्रिया कराई जाती है तो H+CO3 मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें यह अभिक्रिया से पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया में कि अगर हमारी अभिक्रिया आर्नियस संकल्पना होगी, इस संकल्पना में हमें क्या होगा? यदि सभी अम्ल जलीय विलयन होते हैं और H+ आयन उत्पाद में हमें दे देते हैं। यहाँ देखिए सब जितनी भी अभिक्रिया हमने बताई सभी में क्या है? H+ आयन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? आर्नियस संकल्पना पर आधारित किया जाता है कि इसमें हमेशा क्या होगा? H+ आयन आएगा। यहाँ मुक्त प्रोटॉन की यानी हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है और जल से क्रिया करके हाइड्रोजीनियम या H3O+ के रूप में रहता है। अर्थात H+ की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो
H3O बनता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। चलिए और क्या हो सकता है, जैसे कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तो ऐसे अम्लों को क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। जब कोई पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो जाए या पूर्णतः आयनित हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 HNO3 अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या होते हैं? जल में पूर्णतः विलय होते हैं। कुछ अम्ल जलीय विलयन का पूर्णतः आयनित नहीं होते, जिसे अवियोजित अवस्था में भी कुछ मात्रा रह जाती, इन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और H2CO3। क्षार के उदाहरण, क्षार के रूप में जैसे अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है हमें? ध्यान से देखिए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH की क्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है? K+ और OH- मिलता है। जैसे वहाँ पे H+ मिल रहा था और Cl- मिल रहा था, उसी तरह यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है? K+ और OH-। सिर्फ इतना क्या है? क्रियात्मक समूह का अंतर है। यहाँ पे वहाँ पे केवल उत्पाद मिलता था, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? OH आयन मिल रहा है। ठीक, चलिए इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्रिया कहा जाता है तो क्या मिलता है? Na+ और OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम आयन प्लस OH आयन। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कराया जाता है तो क्या मिलता है? अमोनियम आयन प्लस OH- मिलता है। ये सभी क्षार हैं। क्षार क्या होते हैं? हमारे जल में क्यों ये क्षार जो होते हैं क्योंकि जल में विलय होते हैं और OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है प्रबल अम्ल क्षार कहा जाता है, जैसे KOH NaOH। जो क्षारीय जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे दुर्बल क्षार कहा जाता है, जैसे NH4OH और MgOH का होल्टॉइड। इसी तरह अमोनियम के आर्नियस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H+ और OH- आयन परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यह क्रिया ऊष्मा मुक्त होती है और ऊष्मा क्षेपी भी होती है। जैसे H+ और OH- की क्रिया कहा जाता है, क्या मिलता है हमें? H2+ ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसी तरह आगे चलते हैं। अम्ल और क्षार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्या क्या ब्रांस्टेड लोरी ने अपनी अभिक्रिया कब दी थी और वो कहाँ के रहने वाले? अम्लों और क्षारों की यह परिभाषा डेनिस अर्थात ब्रांस्टेड लोरी कहाँ के रहने वाले थे? डेनिस के क्या थे? रसायन शास्त्री थे, और जिनका पूर्ण नाम क्या था? जोहान्स ब्रांस्टेड, 1874 से 1936 तथा यह अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी 1874 तो 1936 ने दी थी। अर्थात ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना किसने दिए थे? दो आदमियों ने, जोहान्स ब्रांस्टेड और थॉमस एम लोरी ने मिलके दी थी। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन देता है तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। अर्थात अम्ल प्रोटॉन का दान करता है और क्षार क्या कहते हैं? प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। यह यहाँ उनका संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षारक का अवधारणा, जैसे Ha+B क्षारक है, संयोग करेगा संयुग्मी क्षार A-B A- और प्लस AHB+। इसी तरह हमारी है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना कब आई थी? 1923 में लुईस ने अपनी नई संकल्पना दी थी। इन्होंने क्या कहा था? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षार वे पदार्थ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अर्थात अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना के अनुसार लुईस ने क्या कहा था कि अम्ल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन के युग्म को। जबकि क्षार क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के गुण को त्यागते हैं। ठीक, चलिए
इनके अनुसार जैसे BF3 की क्रिया कराई गई NH3 से तो हमें क्या मिलेगा, F3B मिलेगा और क्या मिलेगा, NH3 मिलेगा। इसके अनुसार लुईस 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं तथा लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यौगिक बनाते हैं। यहाँ दोनों परस्पर उप संयोजक बंध को बॉन्ड से बने होते हैं। इस श्रृंखला के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल कार्य करेंगे, इन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। साधारण धनायन या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल कहे जाते हैं, जैसे BF3, AlCl3, Mg+2, Na+ इत्यादि हमें क्या कहे जाते हैं, ये सब लुईस अम्ल कहे जाते हैं और इनके अष्टक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक क्षार या का कार्य करते हैं, इसे लुईस क्षार कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन धनी होगा या इलेक्ट्रॉन की चार्ज ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाला यौगिक क्षार कहा जाता है, जैसे H2O, NH3, OH-, Cl-। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुण। अम्ल के गुण हमने पढ़ा था। या क्या होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है तथा क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी तरह अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल क्या होता है, धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे अम्ल प्लस धातु क्रिया कराएगा तो क्या मिलेगा, लवण प्लस H2 गैस। जैसे H2SO4 की क्रिया कराया जाता है जिंक से तो मिलेगा जिंक सल्फेट और H2 गैस। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तन में रही रखे जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, क्रिया कर लेते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह जिंक धातु की क्रिया या NaOH से क्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये 2 या NaOH या सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड या सोडियम जिंकेट इसे कहा जाता है या लवण भी कहा जाता है। अर्थात सोडियम जिंकेट को इस नाम से भी जाना जाता है, लवण नाम से भी जाना जाता है। सभी धातुएं क्षार के साथ अपक्रिया करके H2 गैस बनाती है। सभी धातुएं क्या होती हैं, H2 गैस बनाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अम्ल धातु ऑक्साइड से साथ अपक्रिया करके लवण और जल देता है। अम्ल जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या देगा, अम्ल प्लस लवण प्लस जल देता है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अपक्रिया कराया गया, मिला क्या, लवण प्लस जल। जैसे CuO प्लस HCl की क्रिया कराया गया तो कॉपर क्लोराइड मिला और जल मिला। ठीक, चलिए चलते हैं। इसी तरह अगला हमारा पॉइंट है, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण प्लस जल। आगे है, सभी अम्लों और क्षारों का जलीय विलयन विद्युत में सुचालक होता है। इसका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। किस रूप में होता है, विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। चलिए, सभी अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके गुण खो देते हैं। उदासीनी का यह क्रिया उदासीनीकरण कही जाती है। जैसे अम्ल प्लस क्षार अपक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल बनाएगा। यह अपक्रिया कौन सी कही जाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। रामेश्वरम परिवार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।